अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम मोहम्मद फ़ैज़ान अली कुरैशी है और आप सब लोगों को खुशामदीद मेरे चैनल बायोलॉजी मेरे साथ में। स्टूडेंट, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हम सिंध बोर्ड बायोलॉजी की फ़र्स्ट ईयर की बायोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं, जो कि बेसिकली हमारी न्यू बुक है। हम इस न्यू बुक में से जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हो, हमारे पास चैप्टर है चैप्टर 4, जिसका नाम है हमारे पास बायोएनर्जेटिक्स। तो आज हम बायोएनर्जेटिक्स को पढ़ेंगे। आज हम, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैंने आपको इससे पहले बायोएनर्जेटिक की इंट्रोडक्शन का पहले ही लेक्चर अपलोड कर चुका हूं, तो आप काइंडली मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगर आप इंटर के और सिंध बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो काइंडली पहले ही सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आसानी हो इन फ्यूचर में मेरी लेटेस्ट लेक्चर आते रहेंगे आपकी फ़र्स्ट ईयर की बायोलॉजी के मुताबिक। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली दिस इज़ द लेक्चर 2, और जो मैंने पहले ही बता दिया आपको, ये लेक्चर 2 है हमारा। आज हम बेसिकली जो ये लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं, इस लेक्चर के अंदर हम बेसिकली पढ़ेंगे हमारी फोटोसिंथेसिस को पढ़ेंगे, स्लोली पढ़ेंगे। अब मैं इसमें एक इंटरेस्टिंग सी बात बता दूँ, इसमें जो भी मैंने आपके पैराग्राफ्स लिए हैं वो डायरेक्ट आपकी बुक में से एज इट इज़ उठा के इस स्लाइड में लगाएं, ताकि आप फेमिलियर रहें। ठीक है, इंशाल्लाह इसके जो भी नोट्स होंगे मैं आपको, जब चैप्टर का लास्ट लेक्चर आ रहा होगा, इसके मैं रिटिन नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप काइंडली मेरी वीडियो लगातार देखती रहिए, उसमें मैं आपको नोट्स भी बताता रहूँगा कि क्या चीज़ आपको एज इट इज़ पेन कॉपी आप लेके बैठ जाए, ताकि आपको जो भी पॉइंट्स दिखें तो आप उसे लिख लें। देखिए, आज हम, जैसे मैंने आपको बताया, हम फोटोसिंथेसिस से पढ़ने जा रहे हैं। तो फोटोसिंथेसिस को आपको दो लफ्ज़ों में बांट लेना है। देखिए, फोटोसिंथेसिस को जब हम दो लफ्ज़ों में बांटते हैं, सिंथेसिस का मतलब होता है, जो वर्ड सिंथेसाइज होता है तो उसका मतलब होता है टू मेकअप। क्या? टू मेकअप। मेकअप का मतलब होता है कि टू मेकअप या टू प्रोड्यूस, कि कुछ बनाना। इसका मतलब क्या होता है? हमारे पास फोटोसिंथेसिस का मतलब कि कुछ बनाना या कुछ प्रोड्यूस करना। अब प्रोड्यूस क्या करना है? अच्छा, प्रोड्यूस जो किया जा रहा है वो किया जा रहा है किसकी मदद से? आपकी फ़ोटो, यानी कि फ़ोटो का जो इधर मतलब आता है हमारे पास, वो आता है लाइट। क्या आता है हमारे पास इधर? लाइट। यानी कि फ़ोटो का जो मतलब होता है वो हमारे पास आता है लाइट आता है। यानी कि इस बात से आप ले लें कि लाइट की हेल्प से आपको क्या प्रोड्यूस करनी है? कुछ बनाना है। लाइट की हेल्प से कुछ प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है, किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है। और जो वो प्रोडक्ट होती है हमारे पास, वो क्या होती है? हमारे पास सिंपल सी ग्लूकोज होती है, जो हमें जो इज़ अ कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज को हम कार्बोहाइड्रेट देते हैं। दिस इज़ द लिटिल बिट इंट्रोडक्शन ऑफ अ फोटोसिंथेसिस। अगर हम आपकी बुक के लिहाज से बात करें कि आपकी बुक के अंदर बुकिश लैंग्वेज क्या कहती है, तो वो कहता है कि लिविंग प्रोसेस है। आपकी जो फोटोसिंथेसिस इज अ लिविंग प्रोसेस विच कन्वर्ट लाइट एनर्जी। सही, लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? केमिकल एनर्जी। और वो केमिकल एनर्जी क्या कहलाती है आपके पास? एटीपी। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यानी कि ट्राई का मतलब होता है 3, यानी कि, और फॉस्फेट का मतलब होता है 3 फॉस्फेट। एक केमिकल कंपाउंड होगा जिसके पास एडिनोसिन, और उसके साथ कितने फॉस्फेट होंगे? 3 फॉस्फेट होंगे। फॉस्फेट को हम पीआई से रिप्रेजेंट भी करते हैं। ये बात अब आपको क्लियर हो गई। और दूसरा जो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल होता है उसको हम बोलते हैं NADPH। क्या बोलते हैं इसको हम? NADPH। अच्छा, ये जो दोनों मॉलिक्यूल होते हैं, ये दोनों मॉलिक्यूल क्या काम करते हैं? ये दोनों मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं किसकी सिंथेसाइज के अंदर? कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज की सिंथेसाइज के अंदर। ग्लूकोज की सिंथेसाइज के अंदर इन्वॉल्व होते हैं कौन? ये दोनों मॉलिक्यूल। अच्छा, अब इनके हम सिंथेसाइज भी पढ़ेंगे कि भाई ये ATP मॉलिक्यूल या NADP मॉलिक्यूल किस तरीके से लाइट की मदद से क्या बनाते हैं, कैसे लाइट की मदद से बनते हैं। इसको समझने के लिए कैसे बनते हैं, तो हमें एक प्रोसेस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसको हम ETC भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अच्छा, इसको हम बाद में पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को। सबसे पहले हम फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन को समझते हैं। दिस इज़ द वेरी जनरल रिएक्शन, जिसके अंदर हम इजीली समझ सकते हैं कि भाई फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर बेसिकली होता क्या है। देखिए, ये डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली, इसको आप कॉपी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। बोलता है फिर क्या किया जाता है? उस एनर्जी रिच, उससे क्या प्रोड्यूस किया जाता है? एनर्जी रिच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या होता है हमारे पास? C6H12O2 O6। इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोज बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोज बोलते हैं। ग्लूकोज बोलते हैं। यही वो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल होता है जो फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन के अंदर प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं। अगर आप देखते हैं कि एक फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन के अंदर हमें 6 एटम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होते हैं एंड 12 एटम ऑफ वाटर चाहिए होते हैं। जब भी दोनों साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज मिल जाती है, फिर 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मिल जाता है एंड, और ये जो ऑक्सीजन होती है इन्वायरमेंट के अंदर प्लांट क्या कर देते हैं? रिलीज़ कर देते हैं। इन्वायरमेंट के अंदर क्या कर देते हैं? रिलीज़ कर देते हैं। ये बात तो आपको, मुझे उम्मीद है, बिल्कुल सही तरीके से समझ में भी आ गई होगी। तो अब अगर हम इसको लिखना चाहें तो लिखेंगे कैसे? इधर भी आपकी बुक कहती है कि फोटोसिंथेसिस को हम कुछ ऐसे भी कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस इज़ द केमिकल एनाबॉलिक प्रोसेस ड्यूरिंग विच द कार्बोहाइड्रेट
आर सेंथिसाइज ड्यूरिंग अ कार्बोहाइड्रेट्स आर सेंथिसाइज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन क्लोरोफिलस सेल। क्लोरोफिलस सेल वो सेल होते हैं जो लाइट को क्या करते हैं, लाइट को ट्रैप करते हैं, यानी कि लाइट की एनर्जी को, लाइट की किसको, एनर्जी को ट्रैप करते हैं और फिर उस एनर्जी को केमिकल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। जो वो एनर्जी कन्वर्ट होती है वो इन क्लोरोफिलस सेल की मदद से होती है। और ये क्लोरोफिलस सेल आपको एक कलर पिगमेंट बॉडी होती है, इसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। आप जब सेल का चैप्टर पढ़ा था आपने, तो आपने प्लास्टिड्स पढ़ा होगा, तो प्लास्टिड्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, लीकोप्लास्ट तो भी आए थे। क्रोमोप्लास्ट आर द सच पिगमेंट्स विच ट्रैप अ पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट। अभी हम वेवलेंथ का मसला भी समझेंगे कि बेसिकली वेवलेंथ होती क्या है, हम वेवलेंथ किसे हैं। देखिए, एक विजिबल लाइट होती है। कौन सी लाइट होती है? विजिबल लाइट। विजिबल लाइट के अंदर 7 कलर्स ऑफ वेवलेंथ होती है। तो प्लांट हर कलर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके एनर्जी ड्राइव करता है। और आप सब लोग को पता है कि लाइट के पास 2 नेचर होती है, जिसको हम इस स्लाइड के बाद पढ़ेंगे। अगर आपको पेपर के अंदर सिर्फ फोटोसिंथेसिस को डिफाइन करना हो तो आप ये डेफिनेशन एज लिख सकते हैं अपने एग्जाम के अंदर, तो आप इसको डेफिनेशन कंसीडर कर सकते हैं। और मैं कहता हूँ आप उसको भी अपनी कॉपी में नोट कर लें विद दिस रिएक्शन। सिंपल सी बात है। तो बच्चों, यह बात आपको क्लियर होगी कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। अब इसी तरीके से हम इधर समझते हैं कि रोल ऑफ लाइट इन फोटोसिंथेसिस। देखिए, हमारे पास वेवलेंथ बहुत सारी होती है। हमारे पास गामा रेज होती है, एक्स रेज होती है, अल्ट्रावायलेट होती है, इंफ्रारेड होती है, रडार होती है, फिल्म होती है, टीवी होती है, बट देज आर नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ अ फोटोसिंथेसिस। बस इनमें से एक बहुत छोटा पोर्शन होता है हमारे पास किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, जिसको हम विजिबल लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम विजिबल लाइट कहते हैं। अगर हम इसको काउंट करते हैं विजिबल लाइट को, तो भाई इसके जो आपको नंबरिंग दिख रही है इसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। पर्टिकुलर कलर की इधर आपको बहुत सारे कलर दिख रहे हैं, एक खास वेवलेंथ होती है। और वो खास वेवलेंथ किस चीज़ पे डिपेंड करती है, एनर्जी ऑफ लाइट पे। अब मैं बोलूँ कि जो क्लोरोफिल सेल है प्लांट के पास, को हम CLO से लिख लेते हैं, क्लोरोफिल सेल हैं, मैं बोलते हैं ये ज़्यादा मैक्सिमम वर्क करते हैं सिर्फ 2 लाइट के अंदर, एक तो ब्लू लाइट के अंदर और दूसरा रेड लाइट के अंदर। क्यों करते हैं? क्योंकि इनकी वेवलेंथ ज़्यादा है। इनकी वेवलेंथ ज़्यादा होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस फ़र्क ये पड़ता है कि उन क्लोरोफिल सेल के पास कौन सी लाइट की एनर्जी ज़्यादा ट्रैप करने की पावर है। ये तो जस्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर कि अब मैंने इसमें आपको समझाया कि बेटा विजिबल लाइट क्या होती है, तो आपको सिर्फ यही समझना है कि विजिबल लाइट क्या है। अच्छा, जो प्लांट होते हैं ना, प्लांट वो सिर्फ इन्हीं विजिबल लाइट्स को एब्जॉर्ब करके क्या करते हैं, एनर्जी ड्राइव करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम लाइट को समझते हैं। लाइट को जैसे कि अभी मैंने आपको इसके अंदर लिटिल बिट इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है और विजिबल लाइट क्या होती है। तो अब जैसे कि अगर हम लाइट की नेचर की बात करते हैं तो लाइट के पास डुअल नेचर होती है। सॉरी, इसको हम सेट कर देते हैं 1 मिनट। लाइट के पास कौन सी नेचर होती है? डुअल नेचर होती है। देखिए, एक तो वेव नेचर होती है, दूसरी पार्टिकल नेचर होती है। वेव नेचर की बात करते हैं कि जैसे कि लाइट की ये नेचर भी होती है और लाइट की एज अ पार्टिकल, दिस इज़ अ पार्टिकल, लाइट की पार्टिकल। देखिए, जो भी दुनिया के अंदर पार्टिकल होता है, जो भी किसी भी स्पीड से जो भी पार्टिकल आके स्ट्राइक करता है, तो उसका मतलब है उसके पास कुछ एनर्जी है। जब वो आके पत्ते के ऊपर स्ट्राइक करेगा, जैसे कि पत्ता मैंने सही नहीं बनाया, हम सही बना लेते हैं, जैसे कि ये हम एक पत्ता बना लेते हैं। अब इसी तरीके से ये एक फोटोन है, हम उस पार्टिकल को क्या नाम देते हैं? फोटोन का नाम देते हैं। इसके पास अभी क्या है? एनर्जी है। जब वो आकर पत्ते के ऊपर स्ट्राइक करेगा तो वो अपनी एनर्जी किसको दे देगा? पत्ते को दे देगा। जब पत्ते को दे देगा तो वो एनर्जी किसके पास जाएगी? खास तरीके के पिगमेंट के पास, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। तो वो क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं? क्लोरोप्लास्ट उसके अंदर से जो एनर्जी फोटोन के पास आई थी, वो क्या करते हैं? वो एनर्जी अपने इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? एक्साइटेड का मतलब क्या होते हैं कि उनके पास एनर्जी आती है और फिर वो क्या करते हैं? एक चेन चलाते हैं। उस चेन को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये काम आता है किसका? ये काम कौन इनिशिएट करवाती है? आपकी लाइट इनिशिएट करवाती है। और हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को ही क्या बोलते हैं? लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी बोलते हैं या लाइट रिएक्शन भी बोलते हैं, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो ये बात है जो मुझे क्लियर करनी थी। अब हम आपकी बुकिश लैंग्वेज पे आते हैं। देखिए, जो इट इज़, अब लाइट की डुअल नेचर थी बहुत, वेव एंड पार्टिकल। अगर लाइट की वेव नेचर है तो क्वांटा कहलाती है, अगर पार्टिकल है दे आर द फोटोन्स। देखिए, प्लांट आर केपेबल ऑफ यूजिंग ओनली स्मॉल पोर्शन ऑफ विजिबल लाइट। मैंने आपको बता दें कि प्लांट सिर्फ विजिबल लाइट, ऐसी लाइट जो दिखती हैं उनको ही यूज़ कर सकते हैं। वो हर इनविजिबल वेवलेंथ को यूज़ नहीं कर सकते, वो विजिबल लाइट को यूज़ करते हैं। जो फॉल करती है लीफ को, मैंने बताया कि लाइट फॉल करती है, लाइट के अंदर फोटोन होते हैं, वो स्ट्राइक करते हैं और वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं पिगमेंट्स की तरफ से। जो मैंने आपको बता चुका हूँ, वो पिगमेंट क्या होता है? हमारे पास क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्या होते हैं? वो पिगमेंट हमारे पास क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ये बात भी आपको समझ में आ गई है। जो प्रेजेंट किस में होते हैं हमारे, ये भी मैंने बता दी। अच्छा,
क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी एक बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके के पिगमेंट होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होते हैं जो बेसिकली केमिकल कंपाउंड होता है जिसके पास एबिलिटी होती है लाइट में से एनर्जी को कंज्यूम करके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के इलेक्ट्रॉन को क्या करवाना, एक्साइटेड करवाना। ये बात मुझे यकीन है कि आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी, तो आप इसको अपने दिमाग में बिठा रखें। अब जैसे कि इधर एक और सेंटेंस कहता है कि ईच पिगमेंट, मैंने आपको बता दिया कि पिगमेंट क्या होते हैं। इसी तरीके से अब इधर एक और मैं बात बताता हूँ, इधर मैं बात बताता हूँ कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं। जो प्रोमिनेंट पिगमेंट है हमारे पास क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल ई बी है और कैरोटीनॉइड है। क्लोरोफिल बी भी होता है, क्लोरोफिल सी भी होता है, क्लोरोफिल डी भी होता है। लेकिन जो बहुत प्रोमिनेंट है, जो बेसिकली जो अपना वर्क करते हैं, उनको हम ही कंसिडर करते हैं। और दूसरा होता है हमारे पास कैरोटीनॉइड। क्या होता है? कैरोटीनॉइड। ये बाकी होते हैं हमारे पास। ये जो तीन हमारे पास आते हैं पिगमेंट कॉम्प्लेक्स, इनको हम क्लोरोफिल कहते हैं। वो हमें क्लोरोप्लास्ट सेल के अंदर पाए जाते हैं। अब हम ये भी समझेंगे क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाए जाते हैं लीफ के अंदर, तो ये भी समझेंगे। लेकिन अभी तक अगर आप अभी भी मेरी वीडियो में बने हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको अभी तक कुछ समझ में आया है। अब इधर कहता है कि हर एक पिगमेंट का एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है। अब एब्जॉर्प्शन, हमें स्पेक्ट्रम तो पता है, स्पेक्ट्रम हम इसे कहते हैं, सही है ना। अच्छा, अब एब्जॉर्प्शन मतलब होता है कि एक कलर को अगर हम ले लें, कि मैं बोलूँ कि एक क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है, क्लोरोफिल को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, वो सिर्फ रेड कलर को ही लेता है। रेड कलर की वेवलेंथ क्या है? 780 नैनोमीटर्स, सही है ना, नैनोमीटर्स। तो इसका मतलब होता है कि क्लोरोफिल ए, ये सिर्फ हम एग्जाम्पल के तौर पर समझ रहे हैं। क्लोरोफिल ए है जिसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है? 780 नैनोमीटर, बिकॉज दे एब्जॉर्ब द लाइट ऑफ रेड कलर विच फाउंड इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसका जो सिंपल मतलब ये है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि एक स्पेक्ट्रम में से पर्टिकुलर लाइट को एब्जॉर्ब करना लीफ के पिगमेंट्स की तरफ से। तो ये बात भी मुझे उम्मीद थी कि अगर आपको समझ में आ गई है। तो अब इसी तरीके से हम चलते हैं हमारे अगले लेक्चर की तरफ, जिसमें हम समझेंगे बेसिकली एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता क्या है। जैसे कि आपको इधर दिख रहा है कि इधर आपको एक पूरा ग्राफ बना के दिया है। आप नीचे देखेंगे तो ग्राफ के अंदर आपको वेवलेंथ दिखेंगी और ऊपर देखें तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन दिखेगी। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि अब इधर अगर आप लाइन को देखते हैं, लाइन वाला जो आपके पास वो आ रहा है तो वो क्लोरोफिल ए है। जो डैश वाला आ रहा है वो आपके पास क्या है? क्लोरोफिल बी है। और जो डॉटेड लाइन के साथ आ रहा है वो आपके पास क्या है? कैरोटीनॉइड है। ये तीनों क्या है? पिगमेंट्स है जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं। अगर आप देखते हैं कि क्लोरोफिल ए है, वो अपने पार्टिकुलर वर्क कौन सी लाइट में दिखा रहा है? अपनी पीक कहाँ पे दिखा रहा है? ये पीक है, वो दिखा रहा है ब्लू कलर के अंदर। अगर आप क्लोरोफिल बी की तरफ देखते हैं जो डॉटेड में आता है, वो अपनी पीक कहाँ दिखा रहा है? ग्रीन कलर के करीब में दिखा रहा है। उसकी वेवलेंथ देख लें, और मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ और इसकी वेवलेंथ चेक कर लें, सही है। अब इसी तरीके से अगर हम देखते हैं कैरोटीनॉइड की, तो कैरोटीनॉइड की पीक इन सिर्फ किससे ऊपर, अब कैरोटीनॉइड की आप पीक देखते हैं तो इससे क्या पता चलता है? कैरोटीनॉइड पीक कहाँ पे दिखा रहा है? 550 से अबव पे दिखा रहा है। तो इससे मतलब क्या चलता है कि पर्टिकुलर के जितने भी क्लोरोफिल हैं वो सब एक लाइट एब्जॉर्ब नहीं करते, सब अलग अलग कलर एब्जॉर्ब करते हैं। अच्छा, इससे प्लांट को सिर्फ ये फ़ायदा होता है कि वो लाइट की एनर्जी को ज़ाया नहीं जाता, लाइट की एनर्जी को कंज्यूम करते। देखिए, जो क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, और कैरोटीनॉइड के लिए हम सी ले लेते हैं। अब मैं बोलता हूँ कि प्लांट के ऊपर 7 कलर ऑफ लाइट गिरी तो उन्होंने 7 कलर ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करके उसकी एनर्जी को लेगा। समझे आप बात? तो इससे पता चलता है प्लांट बहुत ही एनर्जी कॉन्शियस है, वो एनर्जी को बड़े ही इफिशिएंटली एब्जॉर्ब करता है लाइट के अंदर। तो इससे हमें पता चल गया कि वो खास मॉलिक्यूल हैं जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, उनको हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल का हम केमिकल स्ट्रक्चर भी देखेंगे, बेसिकली क्लोरोफिल का केमिकल स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है तो हम आगे देखेंगे उसे। अब देखते हैं कि आपकी वो क्या कहती है, बुकिश लैंग्वेज क्या कहती है। ये कहती है कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, यही लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है कि एक प्लांट के पिगमेंट्स के बाद एक पर्टिकुलर रिएक्शन होता है जिसमें से लाइट हार्वेस्ट करती है। जैसे क्लोरोफिल ए हो गया, क्लोरोफिल बी हो गया, क्लोरोफिल सी हो गया। अब जो क्लोरोफिल सी से जो लाइट जाएगी वो उसकी एनर्जी इसके पास ले आएगी। जो क्लोरोफिल बी पे लाइट लगेगी उसकी जो एनर्जी है और इसकी जो एनर्जी इसके पास आएगी, इन दोनों की एनर्जी क्लोरोफिल ए के पास ले आएगी। अच्छा, इस बात को याद रखिए, जो कंपलसरी यानी कि जो एक्सेसरी वो अपना इधर क्लोरोफिल हैं वो दो हैं, बी और सी क्लोरोफिल, और जो नेसेसरी जो ज़रूरी हो क्लोरोफिल ए है। समझे आप बात? एक्सेसरी काम करते हैं एज एक्सेस, वो उन लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं जो ए नहीं कर पाता। लेकिन अब इसी तरीके से आपकी बुकिश लैंग्वेज कहती है कि ईच पिगमेंट हैज़ इट्स ओन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और मैं आपको बता चुका हूँ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है।
एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम फॉर क्लोरोफिल इंडिकेट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ मैक्सिमम लाइट या मैक्सिमम। अच्छा, बोलता है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जब ज़्यादा होती इन ब्लू कलर में और रेड कलर में ज़्यादा होती है। मैं बता चुका हूँ कि पर्टिकुलर कलर की एब्जॉर्प्शन को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अच्छा, बोलता है कि प्लांट कौन से कलर को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम किन मैक्सिमम कब होती है, ब्लू कलर में मैक्सिमम होती है और रेड पार्ट के अंदर मैक्सिमम होती है, ब्लू कलर एंड ये रेड कलर, इसके अंदर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होती है। अच्छा, इधर अगर हम देखते हैं कि 2 एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आर ऑब्जर्व, इसके अंदर हमें 2 एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व की जाती है, एक 430 के ऊपर, सही है, ये 430 के ऊपर ये वाली, और दूसरी हमें कब ऑब्जर्व की जाती है, 470 नैनोमीटर के ऊपर, किसके ऊपर, 470 नैनो, ये वाली, ये 2 एब्जॉर्ब की जाती है। इसको आप याद कर सकते हैं एज अ बोर्ड एग्जाम, एज अ अगर आप फ्यूचर के अंदर MD देंगे तो उसके लिए भी इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि ये आता है MCQ के लिए। ये अब इसी तरीके से बोलता है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ कैरोटीनॉइड्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्लोरोफिल। अच्छा, जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होती है क्लोरोफिल और क्लोरोफिल बी की, कैरोटीनॉइड की डिफरेंट होती है इन दोनों से। सिंपल सी बात है, देख लें आप दोनों की इसकी जो लाइट है बिल्कुल ही डिफरेंट है, इसकी लाइट ऑरेंज में हो रही है, इधर ग्रीन में हो रही है, इससे आपको पता चल रहा है कि इन दोनों की एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम डिफरेंट है। लेकिन मैक्सिमम किनकी होती है, क्लोरोफिल ए की और क्लोरोफिल बी की मैक्सिमम होती है, और कहाँ पे होती है, से 430 के ऊपर, यानी कि 430 इज़ अ ब्लू पिगमेंट, और वो किसकी होती है, क्लोरोफिल ए की होती है, और 470 के ऊपर नहीं, क्लोरोफिल ए की होती है दोनों, क्लोरोफिल ए की मैक्सिमम कहाँ पे होती है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मैक्सिमम कहाँ पे होती है, 430 पे और 670 पे। इस बात को आपने याद रखना है, और ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब हम आगे चलते हैं। अब इसी तरीके से कहता है कि ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि जो ग्राफ से एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का और एक्शन स्पेक्ट्रम, अच्छा इससे क्या पता चलता है, इससे कहता है ये है कि जिस जगह की एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ज़्यादा है, जैसे कि आप मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ, मैं अभी आपने देखा था कि 430 के ऊपर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ज़्यादा थी, और दूसरी कहाँ पे ज़्यादा थी, 670 पे हमारे पास क्या थी, ज़्यादा थी। तो इसका मतलब ये है कि जिनकी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इसको हम ए से लिख लेते हैं, जिनकी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ज़्यादा होगी तो उनकी एक्शन स्पेक्ट्रम भी ज़्यादा होगी। एक्शन स्पेक्ट्रम हम किसको बोलते हैं, यानी कि वो कलर की लाइट जो एनर्जी ज़्यादा दे प्लांट को, तो वो कौन सी लाइट होती है, ब्लू और रेड, ये वो लाइट होती हैं जो एक्शन स्पेक्ट्रम यानी कि ज़्यादा एनर्जी देती हैं, यानी कि ज़्यादा एक्शन करती हैं, ज़्यादा अमल करवाती हैं फोटोसिंथेसिस के अपना प्रोसेस को कंप्लीट करवाने में। इसी तरीके से, बट ये पैरेलल नहीं होते, क्योंकि पैरेलल वो होते हैं जो एक साथ चलें, दे आर नॉट एक साथ, दे डिफरेंट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होती है हर एक पिगमेंट की। चाहे द पीक्स इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड पीक्स इन एक्शन स्पेक्ट्रम आर ब्रॉडर, देखिए दूर है। अगर आप देखते हैं कि जैसे कि अभी अगली स्लाइड में देखेंगे कि एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, एक्शन स्पेक्ट्रम भी इसी स्लाइड में दिखा रहा है, तो आप देखते हैं कि एक्शन स्पेक्ट्रम भी इसी के साथ साथ दिखा रहा है। एक्शन स्पेक्ट्रम सबका डिफरेंट है, हर किसी की पीक डिफरेंट है, इसकी पीक डिफरेंट है, क्लोरोफिल ए की डिफरेंट है, क्लोरोफिल बी की डिफरेंट है, और कैरोटीनॉइड की। तो इनका मतलब क्या हुआ, इन सबकी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एक्शन स्पेक्ट्रम दोनों की डिफरेंट है। हर एक क्लोरोफिल अलग अलग वेवलेंथ के ऊपर ज़्यादा काम करता है। क्लोरोफिल ए है, ब्लू के ऊपर ज़्यादा काम करेगा, रेड के ऊपर ज़्यादा काम करेगा, क्लोरोफिल बी है, ग्रीन के ऊपर ज़्यादा काम करेगा, ऑरेंज के ऊपर ज़्यादा काम करेगा। तो ये सिंपल सी बात, इसका कहने का मकसद ये था। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई है, मुझे उम्मीद है। इसी तरीके से हम चलते हैं हमारे अगले पैराग्राफ पे, कहता है कि द डिफरेंस अकर ड्यू टू द एक्सेसरी ग्लैंड। अच्छा, एक्सेसरी ग्लैंड में आपको बता चुका हूँ, बी एंड कैरोटीनॉइड आर एक्सेसरी। है light absorbed in this zone pass on the chlorophyll and then convert into chemical energy. Red and blue part of spectra are more efficient for the photosynthesis. This is the most important, इसको आप नोट कर सकते हैं कि red and blue part of visible light of spectrum या spectrum ही कह लें बस, are more efficient in photosynthesis, क्योंकि उनका एक्शन स्पेक्ट्रम ज़्यादा होता है। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। अब इस तरीके से इधर कहता है कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्या होते हैं। अब इसमें हम पढ़ेंगे बेसिकली क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर को, तो अभी हम उसके स्ट्रक्चर को भी समझते हैं वो क्या कहता है। अच्छा, इधर कहता है कि लाइट इज़ फ्लैश्ड ऑन मैटर, कि लाइट फ्लैश्ड होती है मैटर पे,
इट मे बी रिफ्लेक्ट, और रिफ्लेक्ट होती है, जैसे कि एक बॉडी है उसके ऊपर लाइट टकराती है और रिफ्लेक्ट भी होती है। जो रिफ्लेक्ट होती है उससे हमें ही दिखता है, रिफ्लेक्ट वाली लाइट ही हमें दिखती है। एक चीज़ सबसे पहले लाइट एब्जॉर्ब की जाती है किसी भी मैटर की तरफ से, और उसके बाद जो लाइट रिटर्न होती है रिफ्लेक्ट होकर वही हमें कलर दिखाती है आँखों के ज़रिए। सही, और फिर ट्रांसमिट होती है, रिफ्लेक्ट भी होती है, ट्रांसमिट भी होती है और एब्जॉर्ब भी होती है। इस तरह के सब्सटेंस इन प्लांट, इसी तरीके से एक सब्सटेंस होता है इन प्लांट जो कि विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करता है। उसको हम क्या कहते हैं? पिगमेंट कहते हैं। डिफरेंट पिगमेंट्स एब्जॉर्ब डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, शुरू में बता चुका हूँ। लाइक दिस पिगमेंट्स आर इंपॉर्टेंट इन कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, और यही पिगमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए इनटू द केमिकल एनर्जी। सिंपल सी बात है, एक्चुअली इनका ही काम होता है, यही पिगमेंट्स होते हैं जो लाइट को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी के अंदर, यानी कि ATP NADPH के अंदर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिगमेंट्स रिक्वायर्ड इन प्रोसेस आर क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स। ये दो पिगमेंट्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा रिक्वायर होते हैं किसके अंदर? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर ओनली। सिंपल सी बात इधर आपको क्लियर हो गई होगी अब तक। मतलब क्लोरोफिल कैन बी डिस्टिंग्विश इनटू A B C D E, मैं आपको ये भी बता चुका हूँ। द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ क्लोरोफिल A, आप अगर आप एम्पिरिकल फार्मूला देखते हैं इसमें जो मेजर फ़र्क आता है किसके अंदर आता है, वो आता है इसके अंदर हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में आता है। अगर आप हाइड्रोजन के एटम देखते हैं तो 72 होते हैं क्लोरोफिल A के अंदर, और जो ऑक्सीजन के जो एटम होते हैं वो कितने होते हैं? 5 होते हैं। इसके बरक्स अगर आप देखते हैं, इसको हम डिफरेंट कलर से देखते हैं, तो क्लोरोफिल B के पास जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम होते हैं इनमें फ़र्क ये होता है कि इसके अंदर ऑक्सीजन के पास एक एटम ज़्यादा होकर तो वो कितने हो जाते हैं? 6 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? वो 6 हो जाते हैं। इन सबको हम रिमूव कर देते हैं। कितने हो जाते हैं? वो 6 हो जाते हैं। और हाइड्रोजन के 70 हो जाते हैं, 17 हो जाते हैं। तो ये फ़र्क होता है सिंपल सा। तो अब इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ के चेक करें तो आगे क्या कहता है कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। एक मेन पार्ट होता है, एक 2 मेन पार्ट होते हैं। वन इस फ्लैट होता है, एक और वन फ्लैट होता है, और दूसरा क्या होता है? स्क्वायर होता है। द लाइट एब्जॉर्ब जो होती है वो कौन से पार्ट्स होती है? एब्जॉर्ब होती है वो होती है हाइड्रोफिलिक हेड। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग हेड, यानी कि ऐसा हेड, इसका जो हेड होता है, इसके स्ट्रक्चर का हेड दिखाता हूँ मैं आपको, वो वाटर से रिएक्टिव होता है, यानी कि वाटर को लव करता है, हाइड्रोफिलिक। और जो उसकी जो टेल होती है, टेल, द लॉन्ग हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोकार्बन टेल, यानी कि क्लोरोफिल का अगर हम जनरल मॉलिक्यूल देखें तो भाई जैसे कि कुछ इस तरीके से होता है कि मैं जैसे ये हेड हो गया और ये टेल हो गई। ये जो हेड होता है क्या होता है? ये हाइड्रोफिलिक होता है, और जो टेल होती है इसकी ये हाइड्रोकार्बन्स की बनी हुई होती है। ये क्या होती है? हाइड्रोफोबिक, मतलब ये वाटर से रिएक्ट नहीं करती है, ये वाटर हेटिंग होती है, यानी कि वाटर हेटर होती है, यानी कि वाटर से रिएक्ट नहीं करती। सिंपल सी बात ये। फोबिक का मतलब होता है दूर रहने वाला, और फिलिक का मतलब होता है लवर। तो ये बात आपको क्लियर हो गया। अगर हम इसकी केमिकल नेचर और स्ट्रक्चर की बात करते हैं, देखिए इसके हेड की जो मैंने बात की, इसकी इमेज भी दिखाऊंगा मैं आपको। उसके पास पोरफायरिन रिंग होते हैं। क्या होते हैं? पोरफायरिन रिंग होते हैं। क्या होते हैं? पोरफायरिन रिंग होते हैं, जो मेडअप जो बने हुए होते हैं 4 पायरोल रिंग से, जो ज्वाइंट होते हैं, वो होते हैं सेंटर में, जो ज्वाइंट होते हैं किससे? मैग्नीशियम से, जो सेंटर में होती है किसके ज़रिए? नाइट्रोजन के ज़रिए। इसको हम हटा देते हैं बेसिकली। इसके ज़रिए होती है वो हमारे पास नाइट्रोजन के ज़रिए अटैच होती है, जैसे कि 4 रिंग अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और फिर एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है जो अटैच हुई भी होती है किसके साथ? वही पायरोल रिंग के साथ अटैच हुई भी होती है। इसको हम क्या बोलते हैं? फाइटोल बोलते हैं। उसमें क्या क्या आता है हमारे पास? फाइटोल। उसको हम क्या बोलते हैं? उस टेल को हम क्या बोलते हैं? फाइटोल बोलते हैं। जिसके अंदर कितने कार्बन होते हैं? ये कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स लिखे हुए हैं, आप पढ़ लें, 20 और 39 होते हैं। इसी तरीके से क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज इम्बेडेड इन द हाइड्रोफोबिक कोर ऑफ थाइलाकॉइड। अच्छा, थाइलाकॉइड क्या होती है? मैंने आपको बताया था कि पिगमेंट्स होते हैं, जैसे कि एक पिगमेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्टेक लाइक बॉडीज़ होती हैं, स्टेक लाइक बॉडीज़ होती हैं, ऐसे 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 ज्वाइंट हुई होती हैं। ये स्टेक लाइक बॉडी को अगर हम पूरी की बात करते हैं, इस पूरी को हम क्या कहते हैं? इस पूरी को हम कहते हैं ग्रेना। अगर इसमें से हम एक ले लें, इसका सिर्फ एक क्यूब उठा लें, इसको हम क्या कहते हैं? थाइलाकॉइड। इसकी सिर्फ इस मेम्ब्रेन के अंदर, किसके अंदर? इस मेम्ब्रेन को अगर जूम करके चेक करते हैं तो इसकी कोर के अंदर क्या पाया जाता है? हमें क्लोरोफिल पाया जाते हैं। इसकी भी इमेज आगे है, तो अगर आप वो देखेंगे ये पढ़ने के बाद तो मुझे यकीन है पूरा 100% कि आपको अल्हम्दुलिल्लाह के
पूरा क्लियर हो जाएगा आपको इंशाल्लाह। तो बस आप कांस्टेंट बने रहिए इस लेक्चर के अंदर, आप ज़रूर इस लेक्चर से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे, ये मेरा दावा है आपसे कि वो इम्बेड हुए होते हैं। किसके अंदर इम्बेड हुए होते हैं? ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल थाइलाकॉइड की कोर के अंदर इम्बेड हुए होते हैं, यानी कि थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन से इम्बेड हुए होती हैं। क्या? उसकी टेल इम्बेड हुई होती हैं। अब मैं आपको मेम्ब्रेन में उसकी गौर से दिखवाता हूँ कि वो मेम्ब्रेन होती क्या है। इसको हम रिमूव कर देते हैं सबको। अब बोलता है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल मेनली एब्जॉर्ब वायलेट ब्लू मैंने आपको दिखाई है आगे। इसका कलर ले लेता हूँ। वायलेट ब्लू लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, ऑरेंज रेड एब्जॉर्ब करते हैं जो कि बेसिकली विजिबल लाइट होती है, ग्रीन येलो इंडिगो या लीस्ट एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल। तो कम से कम ये चारों कलर की लाइटें ये एब्जॉर्ब करती है, ग्रीन येलो इंडिगो ऑरेंज रेड और वायलेट ब्लू ये चारों लाइटें एब्जॉर्ब की जाती हैं, चारों पाँचों कम से कम। तो ये बात भी हमारी क्लियर हो गई, हमने इसके स्ट्रक्चर भी हुए। अब हम इसका एक्चुअली स्ट्रक्चर देखते हैं। अच्छा बच्चों, अब देखो गौर से इधर क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी। अच्छा, क्लोरोफिल बी में क्या फ़र्क होता है? इधर देखिए, अगर आप देखते हैं CH होता है बेसिकली अल्डिहाइड ग्रुप होता है। क्या होता है? अल्डिहाइड ग्रुप। अगर आप इधर अल्डिहाइड ग्रुप लगा देते तो क्लोरोफिल बी बन जाएगा। CH ग्रुप इसको मिथाइल ग्रुप बनते हैं, अगर COH की जगह आप मिथाइल लगा देते तो क्लोरोफिल ए बन जाएगा। ये सिंपल सी बात है। अगर आप देखते तो इधर आपको 4 कौन से रिंग दिख रहे हैं आपको? पोरफायरिन, अपना कौन से रिंग दिख रहे हैं? पायरोल रिंग दिख रहे हैं। सॉरी, पायरोल नहीं बोलते इसको हम। कौन से रिंग? हाँ, पायरोल दिख रहे हैं। हाँ, पायरोल रिंग दिख रहे हैं, सॉरी। जो अटैच हुए हैं किससे? सेंटर में मैग्नीशियम से अटैच हुए हैं। किसके ज़रिए? नाइट्रोजन के ज़रिए। सही है। कितनी मैग्नीशियम होती है? सिर्फ एक होती है। और चार क्या होती है हमारे पास? नाइट्रोजन होती है। और कितने हमारे पास रिंग होते हैं अपना पायरोल के? 4। सही है, जो हेड बनाते हैं। और ये जो हेड होता है क्या होता है? ये हाइड्रोफिलिक होता है। हेड क्या होता है? इसका MCQ आ सकता है आपके पास। हेड होता है हाइड्रोफिलिक। हेड इज़ अ हाइड्रोफिलिक। इस बात को आपने अपने दिमाग में बिठा के रखना है। और ये टेल होती है। ये टेल किससे अटैच होती है? पायरोल से। इसको हम क्या बोलते हैं? इस टेल को इसको हम बोलते हैं फाइटोल। क्या बोलते हैं? फाइटोल। क्या बोलते हैं इसको हम? फाइटोल। अगर आप आगे जाके चेक करते हैं, वापस उसी पे बेक करके चेक करें तो आपको दिख जाएगा ये फाइटोल, ये लिखा हुआ। इसकी जो टेल के अंदर आपको कार्बन और ऑक्सीजन की टोटल तादाद भी पता चल जाएगी। तो अब हम वापस उसी तरह स्ट्रक्चर बढ़ते हैं। अब स्ट्रक्चर ये कह रहा है, देखें ये जो टेल होती है हाइड्रोकार्बन की होती है, इसको हम फाइटोल बोलते हैं। इसके अंदर आपको मॉलिक्यूल भी दिखता है। अच्छा, अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर होता है ना, मैंने आपको बताया क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर बहुत सारे स्टेक लाइक बॉडीज़ होती हैं। अगर हम सिर्फ उसकी वॉल को उठाते हैं, उस वॉल को जूम करें, तो ये वॉल कुछ कैसी दिखती है हमें? कुछ ऐसी दिखती है। ये जो वॉल होती है बेसिकली कौन सी होती है? लिपिड बाय लेयर होती है हमारे पास। लिपिड बाय लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो कि बेसिकली आपने पढ़ी ही होगी सेल के स्ट्रक्चर में। नहीं पढ़ी तो आप पढ़ेंगे मेरे साथ ही इंशाल्लाह। तो अब इसके जो कोर नहीं, ये जो कोर है ये वाली, इसके जो ये जो टेल होती है ये इसके अंदर एम्बेड हुई होती है। और ये टेल किसकी बनी होती है? हाइड्रोकार्बन की, जो जिसको हम क्या बोलते हैं? फाइटोल बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? फाइटोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइटोल बोलते हैं। और ये क्या होती है? हाइड्रोफोबिक होती है, यानी कि ये वाटर रिपेलेंट होती है, वाटर से रिएक्शन नहीं होती। लेकिन हेड क्या होता है? हाइड्रोफिलिक होता है। तो यार ये जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक थी क्लोरोफिल की मॉलिक्यूल की, तो मुझे यकीन है कि आपको बिल्कुल समझ में ही आई होगी। और मुझे बिल्कुल भरोसा है कि आपको बहुत अच्छा भी लग रहा होगा पढ़ के। अब इसी तरीके से बोलता है कि अच्छा, इसमें कुछ बात आपकी बुक लिखती है कि क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल मोस्ट अबंडेंट। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट हमारे पास होता है, कौन सा मॉलिक्यूल होता है? क्लोरोफिल इज़ द मोस्ट कंपल्सरी अबंडेंट क्लोरोफिल होता है। सही है। इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, बिकॉज यही डायरेक्टली क्या करता है? डायरेक्टली टेक प्लस लाइट डिपेंडेंट, क्योंकि डायरेक्टली जो मैंने आपको बताया था क्लोरोफिल ए ही इनिशिएट करवाता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। सही है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कहते हैं दूसरे अल्फाजों में। आप पढ़ेंगे मेरे से इंशाल्लाह बहुत जल्द। अच्छा, जो कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी को इनटू द केमिकल एनर्जी। क्यों? क्योंकि इसके पास कुछ क्या अब होता है? इट एग्जिस्ट सेवरल फॉर्म ऑफ स्लाइटली, बोला इसके पास बहुत सारी फॉर्म होती हैं। किसकी? क्लोरोफिल ए की, जो स्लाइटली चेंज होती है किसमें? एब्जॉर्बिंग पीक्स के अंदर। आपको पता है एब्जॉर्बिंग पीक्स क्या क्या होती हैं? यहाँ 670 से लेके 700 तक जो भी होती है, यानी कि इसको अगर हम कुछ ऐसे लिख लें कि 670 से लेके तकरीबन 700 तक जो क्लोरोफिल ए होता है उसकी पीक रहती है। पीक का मतलब क्या हो गया? कि वो ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है। ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ? ज़्यादा एक्शन स्पेक्ट्रम ले रहा है और उससे ज़्यादा अपना फोटोसिंथेसिस को इनिशिएट करवा रहा है। तो ये बात भी आपको पता ही हो गई है। इस तरीके से होता है क्लोरोफिल बी फाउंड अलोंग विथ क्लोरोफिल ए। सही सी बात है, क्योंकि मैं बताया कि नेसेसरी क्लोरोफिल, नेसेसरी जो हमारे पास क्लोरोफिल होता है वो ए होता है, और एक्सेसरी कौन सा होता है? बी होता है। सारे ग्रीन प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं और ग्रीन एलजी में भी पाए जाते हैं। इसको भी आप याद रखें। यह देखिए आपकी बुकें, सिंपल सी बात है। अब इधर आप कैरोटीनाइड को देखें। कैरोटीनाइड्स आर येलो एंड रेड
ऑरेंज पिगमेंट्स, ये येलो होते हैं और रेड ऑरेंज पिगमेंट्स होते हैं। दे एब्जॉर्ब लाइट ऑफ ब्लू एंड वायलेट, ये ब्लू एंड वायलेट को इफ़िशेंटली क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। विच डिफरेंट फ्रॉम एब्जॉर्प्शन रेंज ऑफ क्लोरोफिल, जो कि डिफरेंट है। आपको पता है कि इन दोनों की वेवलेंथ ही डिफरेंट है। किससे? ये बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। किनसे? क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी से टोटली डिफरेंट है कैरोटीनॉइड। ये बात आपको मुझे पता है क्लियर हो गई है। अगर इसी तरीके से आप देखते हैं विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम एब्जॉर्प्शन रेंज ऑफ क्लोरोफिल, द एब्जॉर्प्शन रेंज स्पेक्ट्रा ऑफ लाइट प्रोवाइड्स मोर एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। बोलता है कि ये ब्रॉड एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि लाइट की ज़्यादा वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करना। इसका मतलब होता है ब्रॉड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये एब्जॉर्प्शन करते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है, जो भी एनर्जी कैरोटीनॉइड ने एब्जॉर्ब की होती है वो खुद एब्जॉर्ब करता है, फिर उसके बाद वो किसको भेजता है, क्लोरोफिल बी को भेज देता है। जो क्लोरोफिल बी ने अपनी एब्जॉर्ब की होती है और जो कैरोटीनॉइड ने इसको भेजी होती है, वो दोनों इकट्ठी करके क्लोरोफिल ए को भेज देता है। और फिर क्लोरोफिल ए क्या करता है, फिर उसको किस में ले जाता है, अपनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर ले जाता है। दूसरे अल्फाजों में लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन को शुरू करवा देता है। तो ये टोटल इसका प्रोसेस था। मुझे पता है कि आपको ये भी समझ में ही आ गया होगा। टोटल जो बात थी, जो मोटी मोटी बात थी, हमने इसमें सब क्लियर कर लिए। अगर अब अपनी बुक आप खोल के बैठेंगे सामने, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि आपको समझ में आएगा जो भी आप अपनी बुक में से पढ़ेंगे। रोल ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आपको पता है कि इसको पढ़ चुके हैं कि हम रोल क्या होता है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम स्लाइटली स्ट्रक्चर डिफरेंस होते हैं इनमें। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के हिसाब से इनके स्ट्रक्चर भी थोड़े डिफरेंट होते हैं। स्ट्रक्चर से मुराद के जो भी कंपाउंड्स होते हैं, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन वगैरह। देखा ना आपने कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में फ़र्क आ गया था सिर्फ किस वजह से कि दोनों की वेवलेंथ डिफरेंट है, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी दोनों में। अब देखते हैं तो लाइट सेम वेवलेंथ आर नॉट एब्जॉर्ब, बोलता है कि सेम वेवलेंथ की जो लाइट होती है एब्जॉर्ब नहीं की जाती क्लोरोफिल ए, बट वेरी इफेक्टिवली एब्जॉर्ब बाय बी, या वाइस वर्सा, या इसका उल्टा। बोला सर्च डिफरेंस इन स्ट्रक्चर ऑफ पिगमेंट्स इंक्रीज द रेंज। बोला ऐसा डिफरेंस आना स्ट्रक्चर के अंदर वो एक फ़ायदा करता है प्लांट के लिए। वो क्या कर देता है, इंक्रीज़ कर देता है वेवलेंथ की, पिगमेंट की इंक्रीज़ कर देता है रेंज ऑफ वेवलेंथ फॉर एवरी पिगमेंट्स, सही, फॉर ऑल पिगमेंट्स बेसिकली। बोला है विच आर एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल ए एंड देन फोटोसिंथेसिस फॉर कन्वर्जन ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसको हम पूरा है पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से लाइट आती है फिर दूसरे से दूसरे पिगमेंट की तरफ ट्रांसफ़र होती है। तो हम आगे के लेक्चर में पढ़ते हैं जिसमें बता रहा है कि एब्जॉर्प्शन सेप्टम या एब्जॉर्प्शन सेप्टम ये क्या। अच्छा, इसमें हम पढ़ लेते हैं कि इसको भी हम पहले ही एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ये मुझे पता है, मुझे पूरा भरोसा है, इसको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। एक्चुअल फोटो केमिकल एफिशिएंसी क्या होती है ये आपको दिख रही है। बोला है कि आपको पीक तो 3 दिख रही है, लेकिन एक्चुअल में कितनी फ़ोटो केमिकल एफिकेसी है, यानी कि एफिशिएंसी दिख रही है, यानी कि कितना ज़्यादा काम हो रहा है। पीक तो ज़्यादा जा रही है, लेकिन एक्चुअल में काम कितना हो रहा है, देखें आप, इसको हम लेते हैं, इतना काम हो रहा है, बस एक्चुअल में इतना काम हो रहा है। सिंपल सी बात है। ये लाइन जो हमें बता रही है क्या बता रही है, एक्चुअल फोटो केमिकल एफिशिएंसी बता रही है। हम इससे पढ़ चुके हैं क्लोरोफिल एब्जॉर्ब वायलेट एंड ऑरेंज लाइट, जो कि तकरीबन 650 से लेके 700 के बीच में होती है। और क्लोरोफिल कौन सी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल 550 से लेके 500 को, जो कि मोस्टली ब्लू से लेके येलो लाइट होती है। इस बात को भी आप अपने दिमाग में बिठा सकते हैं, जो कि बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर 2 था वो एंड हुआ। हमने इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें समझी, फोटोसिंथेसिस को समझा, रोल ऑफ लाइट समझा, और इसके अंदर हमने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम समझा, एब्जॉर्प्शन एक्शन स्पेक्ट्रम भी समझा, और हमने इसमें पिगमेंट्स के बारे में पढ़ा, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का स्ट्रक्चर पढ़ा, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, पिगमेंट्स क्या होते हैं, थाइलाकॉइड्स क्या होते हैं। अच्छा, अब आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम डायरेक्टली लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन को शुरू करवाएंगे, जिसमें हम थ्योरीज को समझेंगे। अगर आज आपने बहुत कुछ भी सीखा है तो काइंडली आप मेरे चैनल जिसका नाम बायोलॉजी मेरे साथ है, तो यार आप क्या कर लें, उसको सब्सक्राइब कर लें, बायोलॉजी मेरे साथ। इसको क्या कर लें आप, नीचे सब्सक्राइब बटन को यार उसको क्लिक करें, ताकि मुझे भी मज़ा आए और आपको भी पढ़ने में मज़ा आए। हम मिलते रहेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग सी मज़ेदार सी वीडियो के साथ, जो कि आपके लिए काम की हो, बेनिफिशियल हो। पढ़ते रहिए, मोटिवेट रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।